वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो कल से हेडलाइंस बना हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने या ट्रेस करने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया है। ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल्स के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा और एजेंसी का नामजद किए गए अफसरान जो कि 18 ग्रेड से ज़्यादा होंगे वो फ़ोन कॉल में मुदाखलत भी कर सकते हैं, इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी और ज़राए का ये बताना है कि एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत किया, जो अभी हसनैन ने सारा एक्सप्लेन किया। ये सेक्शन 54 है। मजीद इस सर्वेलेंस के हवाले से कुछ हमने रिसर्च भी किया और कानूनी पहलू जो इसके हैं वो भी हम जानेंगे। पहले आई थिंक हम बढ़ते हैं कि जो थोड़ी बहुत हमने रिसर्च की है उसकी जानिब। जो रिसर्च हमने की वो क्या है हसनैन? सर्वेलेंस के डिफेंस के बारे में भी अगर थोड़ा सा आपको बताती चलूँ तो सर्वेलेंस डिफेंस ये एक डिजिटल हिफाजती गाइड है जो कि आपको बताती है कि ऑनलाइन जासूसी से अपने ज़ाती खदशात की किस तरह तशखीस करनी है और अपने आप को किस तरह बचाना है, ये भी एक है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सिस्टम पहले से आ रहा था लिम्स के हवाले से भी आपको बताते चलें कि लिम्स क्या है और ये आपकी सर्वेलेंस सिस्टम के हवाले से ये आपकी उन लोगों से हिफाजत में मदद देती है जो आपके राज जानना चाहते हैं। उसके बाद लिम्स के तरीकाकार की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो सर्वेलेंस सिस्टम है इनमें छोटे जराइम पेशा अफराद या कौमी रियासतें मुलव्विस हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए लिम्स क्या है, दरख्वास्त और लिम्स के जरिए कानूनी कार्रवाई कानूनी इदारा दरख्वास्त देता है कि कस्टमर के डाटा को ट्रैक और ट्रेस किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है और दरख्वास्त को लिम्स के जरिए खुदकार तरीके से प्रोसेस किया जाता है। लिम्स टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ा होता है ताकि SMS और कॉल डेटा जैसे डेटा तक रसाई हासिल की जा सके। अब अगर बात की जाए अदलिया के दस्तावेजात के मुताबिक लिम्स एजेंसीज को वॉइस कॉल्स को सुनने, SMS पैगामात को पढ़ने, सारिफीन की डिवाइसेस से ऑडियो और वीडियो मवाद तक रसाई हासिल करने और वेब पेजेस की तफसीलात का जायजा लेने की सहूलत फराहम करता है। इसमें कुछ कानूनी एतराज़ात भी हसनैन वो जी हाँ, कानूनी एतराज़ात और मसाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि लिम्स की इंस्टॉलेशन गैर कानूनी है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हुए एजेंसियों को जासूसी में मुल्जिम करार दिया गया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इनिशियल फैसला था। तज्जियाकार और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक लिम्स ने सार्फिन की प्राइवेसी को बड़ी हद तक एक्सपोज किया है। ट्रू दैट। अच्छा, कुछ रेगुलेटरी अहकामात भी हैं। PTA के कदीम दस्तावेजात में टेलीकॉम कंपनीज की को कानूनी बातचीत के लिए अहकामात फराहम किए गए थे, मगर इसमें एजेंसी की तफसीलात मौसूल नहीं की गई थी। अब पाकिस्तान में अगर बात की जाए ये मसला दरपेश क्यों आया, ये मसला बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की दरख्वास्तों के बाद सामने आया, जो लीक शुदा फोन कॉल्स के बारे में था। ये केस आपको याद होगा कि ये चल रहा था और जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। खैर वो एक लंबी डिस्कशन है और इसके नतीजे में फिर ये हुआ कि अदलिया ने PTA के अफसरान को हिदायत दी कि वो 4 सितंबर तक अदालत में जवाब दें और फिर हाजिर हों। अब PTA की कानूनी इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में गलत बयानी के बारे में अगर आपको बताएं तो PTA ने लीगल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि लिम्स को गलत तरीके से पेश किया है, जिससे 4 मिलियन शहरियों की मुकालमात की निगरानी और ऑडियो और वीडियो डेटा तक रसाई मुमकिन हुई बगैर किसी कानूनी इजाजत के। एंड बाय द वे ये जो 4 मिलियन मैंने आपके साथ जिक्र किया ये एट अ टाइम है। जी हाँ, और मीडिया मीटर्स फॉर डेमोक्रेसी MMFD ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 और इसकी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2017 पैका, ये 2 अहम कानूनी आलात थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और कानूनी तरीकाकार की वजाहत करते हैं ये जो दोनों हमने आपको बताया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट और पीका दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि तफ्तीशी अथॉरिटी अदालती इजाज़त मिलने के बाद ही ऐसी कार्रवाई शुरू कर सकती है। इस तरह की निगरानी लामहदूद मुद्दत तक जारी नहीं रह सकती। अब 8 जुलाई को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ोन टेपिंग की इजाज़त के हवाले से आपको कुछ अपडेट करते चलें। वफाकी हुकूमत ने कौमी सिक्योरिटी और जुर्म की रोकथाम के लिए ISI को फोन टेपिंग की इजाजत दे दी है। इस इजाजत को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत जो है वो जारी किया गया। हमने स्टार्ट में डिस्कस भी किया।
वजारत इत्तलात टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने इस बाबत गज़ट नोटिफिकेशन जो जारी किया उसमें मुकर्रर किया है कि इस काम के लिए 18 ग्रेड से ऊपर का अफसर जो है मुकर्रर किया जाएगा, जो कि कॉल्स, पैगामात और टेली कम्युनिकेशन की दीगर मवासलात की तलाश के इख्तियार उनको दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ स्टैंड? जी हाँ, उसके बाद पिछले महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग के किसी भी एक्शन को गैर कानूनी करार दिया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। इसके अलावा अगर आपको बताते चले तो जस्टिस बाबिर सत्तार ने प्रेसिडेंट की हिदायत के दौरान पेश की गई पटिशंस की कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल मुनव्वर डोगल ने कोर्ट को वजारत दाखिला के एक मयारी तरीका अमल कायम करने की इत्तला दी। और सेक्शन 54 हमने पहले वैसे एक्सप्लेन किया, बट अगेन सेक्शन 54 के तहत वफाकी हुकूमत को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फ़ोन कॉल्स और पैगामात की निगरानी की इजाज़त है। और इसी अम्ब्रेला को यूज़ करते हुए सेक्शन 54 को कल हुकूमत ने ये एक बड़ा कदम लिया है। जमान मुगल हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है इस पर मजीद अपडेट करने के लिए। जमान, बताइएगा कल ये जो हुआ ये क्या हुआ, क्यों हुआ? जी बिल्कुल, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था और सुनाया जा रहा था, गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत ने कैबिनेट के जरिए ये सर्कुलेशन की, समरी की और समरी की सर्कुलेशन के बाद उसकी बाकायदा मंजूरी करवाई है। और ISI को ये बाकायदा इख्तियार दिया गया है कि उसके जो एक्ट 1996 है उसके सेक्शन 54 के तहत ये इख्तियार दिया गया है। और हैरान कुन बात यह है कि ये इख्तियार देने से पहले जब ये केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में चल रहा था तो वहां पे बारहा ये सवाल उठाया गया कि आखिर ये रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, तो जिस पर कोई भी इदारा और ना ही कोई गवर्नमेंट के जो वकील है वो कोई खातर खा जो है वो जवाब दे सके थे। और मुझे ये लगता है कि अदालत जो है वो जरूर इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इससे पहले जितनी रिकॉर्डिंग हुई है उसकी कानूनी हैसियत थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो वो कौन लोग कर रहे थे, और डिग्निटीज की जो रिकॉर्डिंग मीडिया के ऊपर आती थी और जो नशर हो जाती थी उसका जिम्मेदार कौन है। मुगल साहब, अब तो ये कानून बन गया तो इसको कोई चैलेंज करते हुए आप देख रहे हैं चैलेंज होता हुआ? जी बिल्कुल, ये कानून लाजमन चैलेंज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि जब भी इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता। एक कानून तो बन जाता है लेकिन स्कोर सेटल करने के लिए लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ग्रेड 18 या उसके ऊपर का अफसर जब इस तरह की रिकॉर्डिंग जो है वो करेगा या उसको कॉल ट्रेस करेगा, तो जब भी कोई हुकूमतें आती हैं और इदारे जो है वो अपना स्कोर सेटल करने के लिए इस तरह के जो है वो चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और इससे ना सिर्फ जॉब्स तबाह हो सकती है, इवन जो पॉलिटिशियन है उनकी जाती जिंदगी मुतासर हो सकती है और हर शख्स की जिंदगी मुतासर हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो ना होने के बराबर है। चेक एंड बैलेंस तो किसी का भी है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। जमान, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, इसका लीगल एस्पेक्ट को हम इन डेप्थ जानना चाह रहे थे। हमें ज्वाइन किया जी स्टूडियो में नवीद मलिक साहब ने और साथ ही रियासत अली आज़ाद साहब ने। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नवीद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, एम आई राइट? जी बिल्कुल, देखें ये कानून तो खैर पहले का था, लेकिन अब अगर जो उसमें अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 54 में, इसके पीछे देखने की ज़रूरत है कि नीयत क्या है। देखिए, ये कानून तो पहले भी इस्तेमाल हो रहा था। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितनी भी ये चीज़ें की गई हैं वो सारी गैर कानूनी थी। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले भी डिसीजन मौजूद है और मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इसको चैलेंज किया जाएगा। बल्कि कल किसी रहनुमा ने ऐलान भी किया है कि हम इस कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे। इससे लोगों की प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होगी, और ख़ास तौर पे अगर इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया कि इसके ज़रिए से अदालत के जजेस की निगरानी करनी है या सियासतदानों की निगरानी करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि जैसे जमान मुगल साहब कह रहे थे कि हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं। एक कानून बन जाता है लेकिन उस कानून का फिर इस्तेमाल अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत किया जाए तो फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हमारा एंटी टेररिस्ट एक्ट है, वो दहशतगर्दों के लिए बनाया गया कि दहशतगर्दों को पकड़े जो मुल्क में दुश्मन सरगर्मियाँ करती हैं। उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है कि जहाँ पे कोई एहतजाज किया जाता है, एहतजाज करना आइन के तहत आपका हक है, जो भी FIR रजिस्टर्ड होती है उसमें दहशतगर्दी की होती है, yes. उसमें 780 लगा दी जाए। क्यों लगा दिया जाता है कि ताकि अगले बंदे को सबक दिया जा सके, वो कुछ अर्सा जेल में रहे, बेचारे लोग ATC जा जाके थक जाते। तो इसलिए इसका इस्तेमाल अगर गलत किया गया
तो फिर तो लोगों की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब करता है और ये वाकई ही फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। कैसर साहब आपकी तरफ अगर आऊँ तो आप ये बताइएगा कि फ़ोन कॉल्स हो गई, उसके बाद मैसेजेस हो गए, ये कौमी सलामती के लिए किस तरह इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या कुछ खतरात हैं और इसका तदारुक किस तरह किया जाएगा कि कौन सी कॉल किसी के लिए खतरा है, कौन सा मैसेज किसी के लिए खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस पे थोड़ी सी कानूनी बात करके फिर अपनी ज़ाती राय दूंगा। बात यह है कि जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके अंदर दो लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है डिग्निटी ऑफ मैन और दूसरा है प्राइवेसी ऑफ होम। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब हम आ जाते हैं इस SRO की तरफ। दैट इज नॉट अ लेजिस्लेशन, दैट हैज बीन इशूड जस्ट अ SRO। एग्जैक्टली। SRO is not above the Constitution of 1973, number one. Yes. Second, अगर आपने कानून साजी SRO के जरिए करनी है तो फिर आपने ये इतनी बड़ी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट एक्ट चक्कर पे आपने इतना बड़ा बोझ लाद दिया है, आप फिर घर चले जाए। अगर SRO से आपने लेजिस्लेशन करनी व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो आप उस पे लेजिस्लेशन करें, फिर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 से 28 तक दिए गए हैं, वो कानून साजी आर्टिकल 9 की वायलेशन है, 14 ऑफ की है, कोर्स मैं उस पे बात करता हूं। अब देखें, ये सस्टेनेबल नहीं है SRO, चूंकि ये रिपग्नेंट है विद द आर्टिकल 14। और अगर किसी और ने चैलेंज ना भी किया तो मैं बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मैं चैलेंज करूंगा। ठीक है जी। मलिक साहब, अगली बात देखें, आपको कौन सा आइन और कानून हक देता है कि आप लोगों के मामलात में झांके? आपको इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। ये प्राइवेसी है। आपको पता है कि अब आपने इसमें लिखा बड़ा कानूनी इन्होंने मार्का मार दिया कि 18 ग्रेड से अबव करेगा, उसको कौन बताएगा कि ये 18 वाले ने किया या नायब कासिद ने किया? वहां पे मिस यूज होगा। अब लोगों का यही काम है कि फोन कॉल। मैं कहता हूं कि उनको कोई और काम करना है, तो आपने टेलीफोन और इनका ये लोगों की ये प्राइवेसी तक जाना है। देखिए कानून शहादत के अंदर फनी कि 18 ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर, और मजे की बात है दैट इज एक्सेस ऑफ पावर सर। आपने उसको इतनी पावर दे दी, वो फिर वो 18 ग्रेड का ऑफिसर मैं इसलिए ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में पहले जब ये इलीगल लोगों के डेटा और एक्सेस और उसकी लोकेशन लोगों के पास आती थी, उससे लोगों के अगवा होते रहे, ताइवान वसूल किए जाते रहे। तो जब आपने उसको लीगलाइज कर दिया है तो फिर कोहराम मच जाएगा मुल्क के अंदर, एक तूफान बर्पा हो जाएगा। आप उसकी सेंसिटिविटी को नहीं देख रहे, लोगों के घर तबाह हो जाएंगे, फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगी। आप क्या समझते, आपने जस्ट एक SRO कर दिया और आपने कहा कि बस नथिंग। ये इट इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यूके और यूरोप में होता है, लेकिन वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होता है। इसी तरफ आ रही थी, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपने एज ए होल पूरे 24 करोड़ के टेलीफोन टैप करने की और उसको करने की इजाजत दे दी। व्हाट दिस नॉनसेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमारे वजीर कानून ने कल बड़े मजे से कहा ये कोई नई बात नहीं है भाई, ये तो पूरी दुनिया में होता है, बरतानिया में ऐसे हो रहा है। तो बरतानिया की अगर आप इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन कोड ऑफ प्रैक्टिस को देखेंगे तो वहां पे कुछ मखसूस अफसरान जो है वो जाएंगे और वो अदालत से जी इजाजत के साथ, मेरा ख्याल है इसमें भी है कि वारंट के इजरा के लिए जाएंगे सर, वो वारंट के इजरा के लिए जाएंगे। तो ऐसी कोई SRO में कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोर्ट का वारंट यहाँ पे तो डायरेक्ट SRO के जरिए उन्होंने उसका जो सेक्शन है उसको मुताबिक के जी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है उसके मुताबिक उसको इजाजत दे दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी कानून साजी चलेगी जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम से मुतसादम नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, ये तो अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड दैट इज रिपग्नेंट विद द आर्टिकल 14। और इसमें जस्टिस बाबर सत्तार की जो सारी हियरिंग है ऑडियो लीक केस में, आपको नजर आता है कि ये उसकी बेसिस पर हुआ है, क्योंकि जो फैसला सामने आया है दैट इज वेरी क्लियर कि भाई वो अफसर जो है वो उनके यही सवाल आते हैं ना कि वो अफसर को कौन सवाल पूछेगा, वो अफसर कौन होगा, उसको क्या जरूरत पड़ेगी। सो ये उसकी नजर में हुकूमत को करना पड़ा, शायद उसकी नजर में करना पड़ा। लेकिन इसमें एक नुकसान उनको और बहुत बड़ा होगा गवर्नमेंट को कि फिर जो पहले सारी चीजें की गई हैं उनकी क्या कानूनी हैसियत है। हाँ देखिए फिर अगर अब अगली उन्होंने कवर करने के लिए अगर इस कानून को लेके आए हैं तो फिर उससे पहले जो कोर्ट पे प्रोसीडिंग चलती रही है और जो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती रही हैं और जो रिकॉर्डिंग होती रही है
वो फिर किस कानून के तहत थी? तो सर इस रिकॉर्डिंग के ऊपर तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि मरियम बीबी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है कि मेरी और परवेज रशीद की बात आपने लीक कर दी, बहुत सारे नुमा यहाँ पे आए, मीडिया पे चलती रही। Exactly. आपने बताया कि जितनी भी रिकॉर्डिंग थी वो सारी मीडिया भी चलती बिलावल रही। भुट्टो जरदारी का भी उस पे सबका उनका भी इसका स्टांस नहीं है, होगा। इमरान खान का भी इस पे स्टांस है, उन्होंने भी कहा हुआ और है। सब 6 महीने पहले तो बारी ये बारी मौसम बन हमेशा गया था इनको recording कमेंट का। करते हैं, हम लोग तो थक गए यहाँ पे उन रूल जो को आदमी याद कर करके था बोल उसकी बोल थोड़ी के। देर बाद उसकी वो आ जाती थी रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर अब जस्टिफाई करना पड़ेगा कि लेकिन वो किस इसमें कोई कानून के तहत क्राइटेरिया करते हैं। सेट नहीं किया ना इन्होंने सर, यही तो इसके लेकिन लूप होते इसमें हैं। ये है ना कि एक थोड़ा सा मैं लेजिस्लेशन ऐड दो करूं? तरह की होती है, एक एक थोड़ा- होती है जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और एक का होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं ऐसे लिखा कोई गया, भी इसका नहीं। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता अच्छा, कि जो what is पहले हो चुका है। retrospective जो पहले हो effect? जिसका यानी पहले मामलात चल रहे हैं, कोई उन पे भी केस हो। चल रहे हैं, कोई कार्रवाई हाँ, चल ठीक रही है, है। उस पे इसका कोई ऐसे उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। एक यानी आज कानून साजी बनी, आज उसका लिखा गया कि ये आज से नाफिजुल अमल है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इसका 2 साल पहले से चलता आ रहा है, तो तो that वो is रिट्रोस्पेक्टिव retrospective रियाज साहब ये effect है। बताइए कि हम सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ ठीक है, दोनों में फर्क ये होता है कि जो सब्सटेंटिव लॉ है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, प्रोसीजरल लॉ का जो है ना उसका हो सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून साजी एसआरओ से हुई है। एसआरओ इज नो लेजिस्लेशन। ये कौन करता है? एक एसओ करता है, सेक्शन ऑफिसर करता है। तो आपने पार्लियामेंट में इतनी बारी भरकम 350 बंदा आपने बैठाया हुआ है। पार्लियामेंट बैठी, लेजिस्लेशन उसका लेकिन काम रियाज है। साहब एक मेरा सवाल है, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि अमेरिका और बरतानिया की तो हम मिसाल देते हैं, लेकिन हम अब पड़ोसी मुल्क चाइना की मिसाल नहीं देते। वहां पे तो हर चीज टैब होती है और उनके पास तो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर लेट सपोज हम यहाँ पे बैठ के कोई उनके खिलाफ बात करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ, अगले 5 मिनट में वो घर के बाहर खड़े होते हैं। तो क्या उनको फॉलो कर रहे हैं हम? देखिए सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस चीज के हक में हूं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आपको कोई मतलूब है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, आपको वो मतलूब है, क्रिमिनल लॉज मौजूद है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, उसकी कोई एविडेंस है, उसकी कोई हिस्ट्री है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप उसकी भी परमिशन सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द कोर्ट आप करें। लेकिन एज अ होल पूरी कौम को देखें, मियां बीवी की कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी फैमिली मेंबर की किसी के साथ हो सकती है, और उसको आप लीक कर दें और कोई बंदा उसको मिसयूज कर ले, इसको कौन इंश्योर करेगा? ये इंसानी जिंदगियों का मामला है, इसको बहुत इजी और एक छोटी सी बात नहीं लेनी चाहिए। आप देखें, इन्वेस्टिगेशन करनी है ना आपने, तो आपको बहुत सारे मेथड्स आपके पास है, आप टेलीफोन पे उनके लगाते हैं। आप जैसे हमारे सीआरपीसी के अंदर 2 प्रोविजन है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें आप डायरेक्टली दस्तंदाजी ले सकते, एक नॉन कॉग्निजेबल है, उसको अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आपने करना है। आपने पहले परमिशन लेनी, तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट कर। आज आपको मतलूब है किसी जैद बकर की, आपको सर्विलेंस चाहिए, तो आप जाए, ऐसा ला बनाए जिसके अंदर शहरियों के हकूक महफूज हों। आप जाए, उसकी परमिशन ले, कोर्ट देखे, मुनासिब समझ दी कि यस दिस इज सफिशिएंट मटेरियल, इसमें इजाजत दी सकती तो दे दे, और अगर अदालत समझती कि ये नवीद साहब, नवीद ये साहब, बात नवीद साहब, बड़ी वैलिड कर रहे हैं मैं- कि मुझे एक बात आप ये बता दीजिए कि अब अगर फोन टैप होंगे तो सब डाटा आपका होगा कि नवीद मलिक साहब किससे खार खा रहे हैं, किसके दोस्त हैं, नवीद मलिक साहब का अपनी मतलब मेरा या आपका, मैं सिर्फ आपकी मिसाल दे रहा हूं कि आपके घर में क्या मामला चल रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी फैमिली क्या कर रही है, आप तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है, देखिए हम कहाँ पे मार खाते हैं। हमारे मुल्क में कानून हैं, बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होती है। जैसे रियासत साहब ने कहा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें क्या, जब पुलिस जाती है इजाज़त लेने के लिए कोर्ट पे, तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर रह गया है, उसमें कोर्ट नहीं देखती कि क्या है या क्या नहीं है। नॉर्मली 99% में उनको इजाज़त मिल जाती है। बहुत कम, मैं सदर साहब बैठे हैं, बताएंगे कि बहुत कम मुकदमात हमारी नज़र में, हमारी 30 साल की प्रैक्टिस में आए होंगे जिनमें कोर्ट ने सारी चीज़ें उस वक्त देख के रिफ्यूज़ किया होगा कि नहीं, हम आपको इजाज़त नहीं देते। ठीक, हमारे मुल्क में एक कानून है लेकिन उस पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं नहीं है। और देखिए, अभी- अगर अभी अगर तो जिस- प्रॉपर सिस्टम हो होने के तहत ठीक है। अगर कोई तखरीबकारी का खतरा है, कोई मुल्क दुश्मन नेशनल सरगर्मियां हो रही सिक्योरिटी पे हैं, तो कोई नेशनल सिक्योरिटी, उस नहीं पर है, कोई तो कंप्रोमाइज नहीं है। ये तो यहाँ उस पे पे एक आप सवाल तो करें, ये भी है ना, मैं लेकिन रियासत से- वाकई आप मियाँ बीवी के आप करने लायक Personal पड़े से या बिल्कुल। फिर आप मैं रियासत जजेस की से करने लायक टाइम पड़े। शॉर्ट है, थोड़ा माजरत के साथ रियासत साहब की तरफ आ रही हूँ कि यही तो जो बात करें नवीद साहब कि एक 18 ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर वो कैसे डिफाइन करेगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है। एक तो ये चीज बताएं, और साथ दूसरा ये कि मुझे जहां तक इस केस को मैंने स्टडी किया, नो क्राइटेरिया फॉर इंटरसेप्टिंग ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस हैज बीन लेड डाउन। Yes. ऐसा ही है ना, बिल्कुल यही बात, यही चीज ज्यादती है, यही तो मसला है। इसको कौन डिसाइड करेगा कि वहां पे जो टैपिंग कर रहा है वो 18 अबव है या कोई उससे छोटे रैंक का बंदा है।
18 ग्रेड का बंदा टेलीफोन टैपिंग करने के लिए बैठा होगा? Yes. या क्या क्या बात आप कर रहे nonsense है हैं? ये। एक बंदा जो Utter एक nonsense। गजेटेड ऑफिसर है, 18 से अबव है, वो इस काम पे के टैपिंग कर रहा है। ये तो एक आप मुंशी बिठा दे वो भी कर लेगा, हो लेकिन गया। इसका मिसयूज होगा। आपको Yes। पता ही नहीं, 18 ग्रेड वाले को पता भी नहीं होगा नीचे उसके क्या हो रहा है? नीचे वाले लोग टैपिंग करके लोगों सेक्शन 54 की गलत तशरीह है ये। मटेरियल देंगे नहीं, और उस कानून बन गया। मटेरियल देखिए वो ऊपर बराए नाम होगा, उसकी 18 गलत ग्रेड तशरीह ऑफिसर गलत है, उसका यूज नाम गलत कर रहे करने हैं ना। वाले सारे नीचे होंगे। नाम 18 ग्रेड ऑफिसर का होगा, करना करने कोई वाला नायब कासिद नायब हमारे कासिद मुल्क कर रहा में होगा। ना कानून बाद में बनता है, उसका मिस यूज पहले आ पहले जाता है। ये याद रखना, हाँ। ये इतना आपसे बड़ा बेहतर कौन जान सकता है ये? misstep होगा। दो मैं तो वकील चूंकि हैं। मलक साहब और मैं दोनों फौजदारी काम भी करते हैं थोड़ा बहुत, जितना हम नालायक से वकील हैं, लेकिन बात ये वो है तो कि लग रहा है मिस यूज बहुत होता है। आज Misuse आज बहुत आपने होता है। जो कानूनी बातें और बताई है ना, ये वहां से लग रहा है कि आप misuse लिखने लेकिन एक ना बात लायक और भी बताऊं, ये जो आज आपने बनाने बहुत वाले हैं in-depth शायद कल analysis उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हो। Sorry, सब ये सियासतदानों को ये फिर से होगा सोचना सर, कल चाहिए इनके- कि कल इस ये तरह के जगह लॉज पे बनाने आएंगे। से कल उनके खिलाफ इस्तेमाल उनके हो। खिलाफ इस्तेमाल होगी, ये तो विक्टिमाइजेशन, नियत- नियतों का ही मैं तो कहता हूँ यहाँ तहस नहस हो कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह माफ करे, मैं एक तूफान देख रहा हूँ, तूफान अल्लाह ना बाहर करे भी तूफान ऐसा आया हो। हुआ है। हाँ, तो रियाज आज तो साहब। वैसे बारिश की सूरत में सुबह भी तूफान तूफान ही देख तो रहे हैं। ये SRO ये की शायद- सूरत में भी मुझे लगता है कि ऐसी ये सूरत हाल SRO होगी की इस वजह मुल्क से के ये अंदर। तूफान आया बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद में आपने भी। बड़ा डिटेल एनालिसिस किया आज भाई, बहुत आपसे शुक्रिया, बहुत गपशप शुक्रिया। करके नवीद साहब नवीद आपका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और कानून पहले बन जाता है और उसका जो मिसयूज है वो उससे भी पहले हो जाता है हमारे मुल्क में। ये एक अलमी है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ ही रहिएगा।